कैसे हुई पेट्रोल डीजल की खोज? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पेट्रोल और डीजल नहीं था तब जीवन कैसा होता होगा? तब लोग अंधेरे में कैसे रहा करते होंगे? बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां और रेल इंजन कैसे चलते होंगे? जब पेट्रोल डीजल नहीं था तब लोगों के पास ऊर्जा के बहुत कम स्रोत थे। तब सूरज ही ऊर्जा का एकमात्र साधन था। लेकिन जब रात हो जाती तब हर घर में अंधेरा और सन्नाटा छा जाता था। तब लोग जानवरों की चमड़ी को जलाकर घर रोशन करते थे, जिसका धुआं बेहद खतरनाक था और यह ज्यादा समय तक जलती भी नहीं थी। रात का होना उस वक्त लोगों के लिए किसी शाप के बराबर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों ने ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढने शुरू कर दिए। 17वीं से 18वीं सदी के बीच तेल के लिए अलग अलग स्रोतों के प्रयोग शुरू हुए। उसी बीच वैज्ञानिकों को पता लगा कि व्हेल मछली में अधिक मात्रा में तेल मिलता है। तब यूरोप के मछुआरों ने व्हेल मछली का शिकार करना शुरू कर दिया। सालों तक शिकार करने से समुद्र में इस बड़ी मछली का पतन शुरू होने लगा। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यह स्रोत आजीवन तक साथ नहीं चलेगा और इतनी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कई जानें भी जा रही थीं। व्हेल मछली का तेल निकालने में बेहद पैसा भी खर्च हो रहा था, जो सिर्फ अमीरों के घरों को ही चमका रहे थे और गरीबों की जिंदगी अंधेरे में ही गुजर रही थी। उस समय तेल की जरूरत बेहद जरूरी हो चुकी थी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऐसा तेल स्रोत मिल जाए जो कभी खत्म ना हो और बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो। वैज्ञानिकों ने दिन रात लगा दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक वैज्ञानिक ने जब व्हेल मछली की बनावट और उसके रहने की संरचना को समझने की कोशिश की, तब समझ आया कि धरती के नीचे तेल के बड़े भंडार हो सकते हैं। तब जाकर खोज हुई क्रूड ऑयल की। इस खोज ने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। उस समय क्रूड ऑयल का इस्तेमाल दुनिया में कई अलग अलग कामों के लिए किया जा रहा था। ज्यादा क्रूड ऑयल दवाओं, खाना बनाने के लिए, जलाने के रूप में, और क्रूड ऑयल के गारे को घर की दीवारों को चिनवाने और समुद्र के किनारे को सुरक्षित रखने के लिए उस लेप से पहाड़ जैसे तटबंध बनाए जा रहे थे। तब अरब देश में क्रूड ऑयल रेगिस्तान के नीचे से निकलना बहुत आसान था। बहुत कम फीट की खुदाई के बाद तेल निकलना शुरू हो जाता। वहां के लोग हाथ से जमीन खोदते और क्रूड ऑयल को ड्रम में भरकर रोजाना अपने जीवन में इस्तेमाल करते। तब तेल निकालना पंप से पानी निकालने के बराबर था, लेकिन अभी असली तेल की खोज नहीं हुई थी। 1846 में कनाडा के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अब्राहम गेज़नर, जिनकी एक खोज ने नया इतिहास बना दिया। अब्राहम ने कोयले और क्रूड ऑयल से केरोसिन की खोज की। वही केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं। यह केरोसिन उस समय का सबसे सस्ता और ज्यादा देर तक जलने वाला तेल था। इसका इस्तेमाल अब घरों में होने लगा और इसके इस्तेमाल से खाना बनाने के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल भरपूर होने लगा। इस खोज ने व्हेल के तेल का इस्तेमाल करना बंद करवाया। अभी तो इससे भी बड़ी खोजें होने वाली थी। 1859 में अमेरिका के पेनिनसुला में धरती के नीचे से तेल निकालने की एक सफल ड्रिल की गई। यह काम उस वक्त की बनाई गई बेहद आम मशीनों से धरती की गहराई से तेल निकाला जा रहा था। इस प्रक्रिया को रिफाइनरी का नाम दिया गया। इस खुदाई से निकाले गए तेल से ज्यादातर केरोसिन ही निकाला जाता था, जिसका इस्तेमाल पहले यूरोप में हुआ, फिर दुनिया में इसका एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। अगर आपका जन्म 1970 से 1990 के बीच हुआ है तो आप सब लालटेन स्टोव के बारे में जानते होंगे, जो केरोसिन से चलते थे। घर में रोशनी और खाना बनाने के लिए ये अहम चीजें थीं। कुछ समय बाद इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज हुई। हर घर में अब रोशनी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब से होने लगी। यही वो दौर था जब केरोसिन के इस्तेमाल को कम किया जाने लगा और इसकी जरूरत ना के बराबर होने लगी। उस समय वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार किया। जमीन से निकलने वाले तेल से इंजन को चलाया। उस इंजन को मोटर गाड़ी से जोड़कर नया यातायात का आविष्कार भी किया गया। अब सड़क पर साइकिल, घोड़े नहीं थे, अब मोटर गाड़ियां ही चलती दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे तेल की जरूरत आसमान छू रही थी। वो एक ऐसा युग था जिसने समय की गति को एकदम से तेज कर दिया था। वो तेल को कभी रोशनी में इस्तेमाल जो करते थे, अब वो दुनिया भर में यातायात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और तेल निकालने वाली ड्रिल तकनीक और भी आधुनिक और सटीक हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे तेल की मांग बढ़ रही थी, उसकी सप्लाई भी उतनी ही जरूरी थी। ये वो दौर था जब सिर्फ 1 से 2 कंपनियां ही तेल निकालने का काम करती, लेकिन बढ़ती मांग ने तेल रिफाइनरी क्षेत्र में एक बड़ा रश कर दिया। हर कोई जमीन में तेल की खोज में निकल पड़ा। जिसके पास सबसे ज्यादा तेल के भंडार, वही सबसे ज्यादा
ताकतवर माना जाने लगा। धीरे धीरे तेल निकालने की प्रक्रिया शहरों से होती हुई कई देशों में फैलने लगी। अरब कंट्रीज, रूस, वेनेजुएला जैसे देश तेल की खोज में लाखों डॉलर खर्च करने लगे। ये ऐसे देश थे जहां दुनिया का 70% ऑयल का खजाना छिपा हुआ था। पहले युद्ध बॉर्डर, समुद्र और कीमती चीजों पर लड़ा जाता था, लेकिन अब युद्ध तेल पर लड़ा जाने लगा। उनमें से सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश रूस था, जिस पर यूरोप और इंग्लैंड की कड़ी नजर थी। हर कोई रूस पर कब्जा चाहता था, जिस पर यूरोप और इंग्लैंड की कड़ी नजर भी थी। रूस एक ऐसा देश था जो जियोग्राफिकली ऐसी जगह पर आता था जहां यूनिवर्सल इवेंट्स बहुत हुए थे। उस जगह पर एस्ट्रॉयड बहुत बड़ी मात्रा में गिरे थे। ऐसा मान लीजिए रूस एक ऐसा देश जहां धरती का हर किस्म का खनिज मिलना आम बात है। ऐसे ही सऊदी अरब, ईरान, दुबई तेल निकालने वाले अहम देश थे जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया। दुबई का इतना अमीर देश होने का असली कारण तेल के भंडारी हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाने वाला ये तेल आखिर बना कैसे? सोशल मीडिया पर आप बहुत सारी ऐसी वीडियो देखते होंगे जिनमें बताते हैं कि तेल लाखों साल पहले आया। जब डायनासोर्स तबाह हो गए तो उनके अवशेष जमीन के नीचे दब गए थे। उन अवशेषों की प्रक्रिया से तेल बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था। जो आज हम जमीन से निकालते हैं वो तेल डायनासोर्स की हड्डियों से बना हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में तेल का निर्माण हुआ है समुद्री जीवों से, जैसे शैवाल और प्लैंकटन। जब इन जीवों की मृत्यु हुई तब ये जीव मिट्टी में नीचे दब गए और लाखों सालों से मिट्टी के नीचे दबे रहने की वजह से इनसे तरल पदार्थ निकलता रहा, जिससे हम पेट्रोल कहते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये जीव डायनासोर से भी पहले के थे, आज से लगभग 25 से 30 करोड़ साल पहले। लेकिन डायनासोर से तेल की कहानी नकली थी। 1930 में एक तेल निकालने वाली कंपनी थी जिसका नाम था सिनक्लेयर ऑयल। यह कंपनी तेल के ड्रम और ब्रांडिंग में डायनासोर्स की इमेज लगाती थी। यह कंपनी अपने एड्स में डायनासोर को डायनो ऑयल के नाम से बेचती थी। एडवर्टीजमेंट करने का यह तरीका इतना मशहूर हो गया कि सबको लगने लगा कि डायनासोर से ही ये तेल बने हैं। 1932 में इस कंपनी को डायनासोर से ऐड करने से भरपूर कमाई हुई और डायनासोर की इमेज को लोगो में बनाकर अपनी कंपनी को इसने नया रूप दे दिया। तेल के डब्बों, ऑयल पैकेट्स और अखबारों में डायनासोर की तस्वीर के साथ ब्रांडिंग की जाने लगी। सबको लगने लगा कि अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी डायनासोर की तस्वीर लगा रही है तो कोई ना कोई तेल का कनेक्शन डायनासोर से जरूर होगा। आज भी बहुत सारे लोग इस धारणा को मानते हैं। जिस देश में क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा निकलता था वही देश पूरी दुनिया में राज कर रहा था। क्रूड ऑयल के बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था एक डिब्बे की तरह थी जब वो खाली हो गया था और उसे फेंक दिया जाता था। अब हर देश कच्चे तेल के भंडार को ढूंढने में लग गया था। किसी देश में कच्चा तेल तभी मिलता था अगर उसका ज्योग्राफिकल एरिया करोड़ों साल पहले समुद्र के संपर्क में रहा हो। अब कच्चा तेल या क्रूड ऑयल धरती से कैसे खोजा जाता है इसे समझते हैं। तो पहले जानते हैं कि पेट्रोल बनता कैसे है। लाखों साल पहले, शायद 25 करोड़ साल पहले, धरती बहुत ही अलग दिखती थी। बहुत सारे समुद्र थे, बहुत सारी झीलें थीं। इन समुद्रों और झीलों में जानवर रहते थे, बहुत छोटे जानवर जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। ये प्लैंकटन सूक्ष्म जीव होते हैं, इतने छोटे जीव की आंखों से नहीं दिखते। इसके अलावा बड़ी मछलियां भी होती थी, समुद्री पौधे भी होते थे। ये सब जानवर और पौधे मर गए तो वो समुद्र की तलहटी में डूब गए। उनके ऊपर लाखों साल तक कीचड़, मिट्टी और खनिज की परतें जमा हो गईं। ये परतें इतनी भारी थी कि नीचे चीजों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी। इतना ज्यादा दबाव और इतनी गर्मी थी कि उनका रासायनिक परिवर्तन हो गया और उनके शरीर धीरे धीरे एक अलग चीज में बदल गए। सबसे पहले वो एक मोम जैसे पदार्थ में बदले जिन्हें कैरोजन कहते हैं। ये कैरोजन अभी भी ठोस चीज है, लेकिन जब और भी ज्यादा गर्मी और दबाव मिला तो ये कैरोजन तरल पदार्थ में बदल गया और बस वही तरल पदार्थ हमारा पेट्रोलियम है। यह प्रक्रिया होती है कैटाजेनेसिस जिसे कहते हैं। इसमें यह तरल पेट्रोल पत्थरों के बीच धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, पेट्रोल अब ऊपर की ओर जब बढ़ता है तो वह हर जगह नहीं रुकता। वह तब तक ऊपर जाता है जब तक उसके ऊपर कोई बड़ा अभेद्य पत्थर ना आ जाए। इस कड़े पत्थर को कैप रॉक कहा जाता है। कैप रॉक इतना बड़ा और सख्त होता है कि पेट्रोल उसे भेद नहीं सकता, इसलिए पेट्रोल वहीं रुक जाता है जहां कैप रॉक मिलता है। इसके नीचे एक दूसरी परत होती है जिसे रिजर्व रॉक कहते हैं। ये रिजर्व रॉक बहुत सारे सूक्ष्म रिक्त स्थानों से भरी होती है जहां पेट्रोल जमा
हो सकता है। तो समझ गए ना, कैप रॉक और रिजर्व रॉक के बीच पेट्रोल का एक विशाल भंडार बन जाता है। ये भंडार कभी कभी तो इतना बड़ा होता है कि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला होता है, और इसी भंडार को खोजना ही तो असली काम है, क्योंकि पेट्रोल धरती की सतह के सैकड़ों या हजारों मीटर नीचे होता है। आंखों से नीचे नहीं दिखा जा सकता, तो कैसे खोजते हैं लोग इसे? यही आता है विज्ञान और तकनीकी, पेट्रोल खोजने की तकनीकें। अब देखते हैं वास्तव में पेट्रोल कैसे खोजते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक और इंजीनियर धरती की सतह पर जाते हैं और भूगोल का अध्ययन करते हैं। वे देखते हैं कि धरती की सतह पर क्या है, और क्या कोई पहाड़ी संरचना है, क्या कोई तह या वलय है। ये सब चीजें बताती हैं कि नीचे क्या हो सकता है, लेकिन ये पहला कदम है सिर्फ। असली काम तो शुरू होता है सिस्मिक सर्वे से। सिस्मिक सर्वे भूकंप संबंधी है। इससे क्या करते हैं? धरती पर एक बड़ा विस्फोट करते हैं या बहुत भारी ट्रक की मदद से धरती कपाते हैं। इस कंपन से ध्वनि तरंगे बनती हैं, या ध्वनि तरंगे धरती के अंदर जाती हैं, सब कुछ छूकर वापस आती हैं। हर तरह के चट्टान से ये तरंग अलग तरीके से वापस आती हैं। तो ये तरंगे जब सेंसर को वापस मिलती हैं तो इंजीनियरों को समझ में आ जाता है कि नीचे क्या है, क्या मोटी परत है या नरम चट्टान, क्या तय है, सब कुछ पता चल जाता है। इसके अलावा एक और अतिरिक्त तकनीक है ग्रेविटी सर्वे या गुरुत्वाकर्षण सर्वे। इसमें एक यंत्र लगाया जाता है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण को मापता है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फायदा होगा। बताता हूँ। पेट्रोल वाली चट्टान का घनत्व कम होता है, मतलब वो हल्की होती है। पानी वाली चट्टानों का घनत्व ज्यादा होता है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम मापा जाता है। वहीं पेट्रोल हो सकता है, बस इतना फर्क, लेकिन बहुत मायने रखता है। एक और तकनीक है मैग्नेटिक सर्वे। यह चुंबकीय सर्वे या मैग्नेटोमीटर नाम का यंत्र लगाया जाता है। यह यंत्र धरती के चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। अलग अलग चट्टान के अलग अलग चुंबकीय गुण होते हैं, तो इससे पहले पता चल जाता है कि किस तरह की चट्टानें नीचे हैं। कभी कभी हवाई जहाज से भी ये सर्वे किए जाते हैं ताकि बड़े क्षेत्रों में देखा जा सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है गीखैलीमिकल प्रोस्पेक्टिंग। इससे भूमिगत जल को परीक्षित किया जाता है, क्योंकि जब पेट्रोल का भंडार नीचे होता है तो वह धीरे धीरे जहरीली गैसों में निकलता है, और ये गैसें भूमिगत जल में मिल जाती हैं। तो जल का नमूना लेकर जांचा जाता है। अगर उसमें विशेष रासायनिक तत्व मिलते हैं तो समझ जाता है कि आसपास पेट्रोल का भंडार है। अब ड्रिलिंग शुरू होती है एक ड्रिल बिट से। यह ड्रिल बिट बहुत ही कड़ी धातु से बनी होती है, जिससे तीव्र तेज दांत लगे होते हैं। ये बिट धरती को कुरेद कर एक गहरा छेद बनाती है। पहला छेद होता है सरफेस होल, जो करीब 30 मीटर तक गहरा हो सकता है। इस गहराई तक सब कुछ सतही माना जाता है। इसमें मिट्टी, रेत और संभवतः ताजे पानी की परतें होती हैं। इस छेद को बनाने के बाद एक बड़ी स्टील की पाइप डाली जाती है और चारों ओर सीमेंट भर दिया जाता है। यह सीमेंट पाइप को जगह में रोके रखता है और नीचे के दबाव को सहन करने में मदद करती है। फिर दूसरा छेद खोजा जाता है। पहले वाले से वो गहरा होता है। यह छेद होता है लॉन्ग होल। इसमें हजारों मीटर तक गहराई हो सकती है। दिशा बदलती जा सकती है, मतलब जब छेद सीधा खुदता है तो सीधा, लेकिन एक खास गहराई के बाद उसे क्षैतिज दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की परतें कभी कभी बहुत बड़ी होती हैं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं। अगर छेद सीधा ही रहे तो बहुत कम क्षेत्र को छू सकेगा, लेकिन अगर इसे क्षैतिज कर दिया जाए तो लंबी दूरी तक चल सकता है और ज्यादा पेट्रोल निकाल सकता है। अब 1.5 से 2 किलोमीटर तक गहराई हो जाती है। तब ड्रिलिंग टीम को पता चल जाता है कि वे पेट्रोल के भंडार बहुत पास हैं। कैसे पता चलता है? वेल लॉगिंग। इस प्रक्रिया में एक विशेष उपकरण को छेद में उतारा जाता है। यह उपकरण हर मीटर पर चट्टान के गुणों को मापता है। यह बताता है कि चट्टान कितनी सख्त है, कितनी सरंध्र है, और इसके बाद इसमें पानी या पेट्रोल। अगर सेंसर को पेट्रोल मिल जाता है तो ड्रिलिंग रोक दी जाती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाता है। धरती की सतह के बहुत नीचे जहां पेट्रोल है, वहां छेद में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। उन्हें परफोरेशन कहते हैं। ये एक विशेष बंदूक की छेद में उतारा जाता है, जिससे परफोरेटिंग गन कहते हैं। ये बंदूक अंदर छोटी छोटी विस्फोटकों के साथ होती है। जब ये बंदूक पेट्रोल की परत तक पहुंच जाती है तो ये विस्फोटक फायर कर दिए जाते हैं। फायर होने से स्टील की पाइप और उसके चारों ओर की सीमेंट दोनों छेद में बन जाते हैं। ये छेद पेट्रोल के भंडार को ड्रिल पाइप के साथ जोड़ देते हैं। फ्रैंकिंग और पेट्रोल निकासी। अब आता है एक और महत्वपूर्ण कदम, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग या सरलता फ्रैंकिंग। ये एक आधुनिक तकनीक है जो पेट्रोल निकालने में बहुत मदद करती है। इसमें क्या करते हैं? एक विशेष तरल पदार्थ को छेद में बहुत अधिक दबाव के साथ डाला जाता है। ये तरल पदार्थ क्या होता है? 99% पानी और रेत और सिर्फ
0.5% रासायनिक। ये रासायनिक हमारे घरों में भी मिलने वाले होते हैं, पर बहुत अधिक दबाव के साथ जब ये तरल डाला जाता है तो पत्थर में बहुत सूक्ष्म दरारें बन जाती हैं। ये दरारें इतनी महीन होती हैं कि कागज़ की मोटाई जितनी भी नहीं होती, लेकिन ये दरारें पेट्रोल के छड़ों के कणों को मुक्त कर देती हैं। अब ये दरारें जब बनती हैं तब पेट्रोल और गैस इन दरारों से बहने लगती हैं और फिर ऊपर की ओर आने लगती हैं। दबाव के कारण पेट्रोल की शक्ति से ये छेद मध्यम से ऊपर उठता है। अब पेट्रोल धरती की सतह पर पहुंच जाती है तो उसे विशेष टंकियों में जमा किया जाता है, लेकिन हाँ, पेट्रोल कभी अपने आप ही नहीं निकलता। कभी कभी इसे पंप की मदद से निकालना पड़ता है। एक विशेष पंप यहाँ लगाया जाता है जो पेट्रोल को ऊपर खींचता है। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है। यह एक लंबी, जटिल और खतरनाक प्रक्रिया है। पहले जानवर मरते हैं, फिर उनकी खाल लाखों सालों में पेट्रोल बन जाती है और वैज्ञानिकों को इसे खोजना पड़ता है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर रिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद ही ये आपके घर तक पहुंचता है। आज इस वीडियो में हम तेल के उस सफ़र से लेकर यहाँ तक ले आए जहाँ जीवन इस कच्चे तेल के बिना अधूरा था। लेकिन आज इस तेल की ज़रूरत बहुत कम लगती है, क्योंकि आज इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र एक ऑप्शन बन चुका है। आज तेल का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि पूरी धरती काली हो चुकी है, हवा गंदी हो चुकी है और सांस लेने के लिए प्यूरीफायर लगाने पड़ रहे हैं। शायद पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि पेट्रोल की खोज भविष्य में इंसानों की मौत की वजह बनेगी। दोस्तों, इस विचार पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।